जब गांव का लड़का एकेडमी में दाखिल हुआ, किसी को भरोसा नहीं था कि वह कुछ कर सकता है। सबने सोचा रोनैन सिर्फ एक पंचिंग बैग बनेगा, मगर जब लोगों ने उसे टेस्ट किया, उसने जल्दी ही सबको दिखा दिया कि यहां बॉस कौन है। एक सिंपल वुडन सोर्ड से उसने थर्ड ईयर के स्टूडेंट की स्पीयर के टुकड़े कर दिए और उसे हाथ से मार दिया जैसे कोई मीट पीटता है। अगर टीचर ने उसे नहीं रोका होता तो रोनैन पूरी सीनियर्स की ग्रुप को हरा देता। असल में वह सिर्फ गांव का लड़का नहीं है, वह एक रिग्रेसर है जिसने उन गॉड से लड़ाई की थी जो इस दुनिया पर आक्रमण करने आए थे। जब खून एवरीवेयर बिखरा था, रोनैन ही आखिरी बचा था। लेकिन यह लड़ाई खत्म नहीं हुई। जिन मॉन्स्टर्स को उसे हराना था, उनमें से एक अभी भी जिंदा है, आखिरी सांसें ले रहा है। यह जायंट आहायुटे है जो 20 दिन पहले 2 और के साथ आया था और किंगडम को तबाह कर गया। किसी को नहीं पता कि वे क्यों आए, मगर उन्होंने काफी डैमेज और डर फैलाया। अभी यह जानवर जिंदा है देखकर रोनैन परेशान हो जाता है, क्योंकि सारी एम्पायर कब्रिस्तान बन गई और यह सिर फिरा बचा है। आहायुटे कहता है कि वह ज्यादा दिन नहीं जिएगा। रोनैन सोचता है, अच्छा है, उसके गिरे हुए दोस्तों के साथ अब वह भी हिल जाएगा। रोनैन बताता है कि बाकी 2 जायंट्स कैसे हारे। एक को रेड ड्रैगन ने रोस्ट कर दिया और दूसरा लोरहान नाम के बूढ़े आदमी ने हमेशा के लिए सील कर दिया। लेकिन आहायुटे डरता नहीं। वह खुश है कि हारने के बाद भी उसके 2 साथी बहुत सारे लोगों को मार गए। रोनैन को गर्व होना चाहिए जो कोई और कर नहीं सका। लेकिन यह छोटी जीत लंबी नहीं चलेगी। जल्द ही स्टारलाइट सारी दुनिया मिटा देगा। आहायुटे चेतावनी देता है, ज्यादा खुश मत हो, समय जल्दी खत्म होगा। रोनैन जायंट का सर काटकर उसकी आखिरी बात भी खत्म कर देता है। खून में लथपथ रोनैन पीछे देखे बिना चला जाता है। उसके दिमाग में गुजरी सारी बातें चल रही हैं, यादें उसकी आंखों के सामने आती हैं। रोनैन अपने साथियों की याद करता है जो अब लहूलुहान लाशें बनकर पड़े हैं। वह उन्हें मूर्ख कहता है कि वे यहां क्यों आए, किस प्राइड ने उन्हें आखिरी सांस तक लड़ने पर मजबूर किया। क्या उन्हें सिर्फ इसीलिए लगता था कि वे स्ट्रांग हैं क्योंकि वह है? सच में रोनैन चाहता था कि वे भाग जाएं। लड़ाई उनकी नहीं थी, जैसे कि वह धीरे से गिर चुके दोस्त की आंखें बंद कर देता है। इन सब के बाद वह सोच में पड़ जाता है कि कैसे एक जायंट ने स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्ड ऑरा को महसूस किया और उसकी सोर्ड ही क्यों जायंट्स को मार सकी। अगर ऐसा ना होता, शायद डिसिप्लिन्ड सोल्जर की तरह वह फ्रंट लाइंस में ना होता। सब कुछ खत्म है। वह घुटनों के बल बैठ जाता है, उम्मीद खो देता है। तभी कोई आवाज आती है। कोई है? आवाज किसी घायल व्यक्ति की है। रोनैन चौंक जाता है। वह नहीं सोचता था कि कोई बचा है। अपनी आखिरी ताकत जुटाकर वह उठता है और उसकी ओर बढ़ता है। उसे खुशी होती है कि ग्रैंड कमांडर अदशन अब भी जिंदा है। लेकिन जब उसकी नजर कमांडर्स कटे हुए पैर पर जाती है, डर और दुख फिर से आता है। कमांडर का चेहरा फिर भी शांत है। वह कहती है कि रोनैन भी सही हालत में नहीं है, पर जज करने की स्थिति में नहीं है। कमांडर अपने हालत पर ध्यान दिए बिना आहायुटे के बारे में पूछती है। रोनैन बताता है कि उसने आहायुटे को मार दिया है। जायंट की बॉडी यहीं पास पड़ी है। यह सुनकर अदशान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह रोनैन को धन्यवाद देती है कि उसने मुश्किल काम कर दिखाया। रोनैन कुछ देर चुप रहता है, फिर मौका पाकर रिक्वेस्ट करता है कि डिसिप्लिनरी सोल्जर्स को सम्मान से दफनाया जाए। आमतौर पर उन्हें छोड़ दिया जाता है या जला दिया जाता है, लेकिन रोनैन चाहता है सिर्फ इस बार उन्हें डिग्निटी मिले। अदशन रोनैन की तरफ देखती है और कहती है, तुम मुझसे ज्यादा जिंदा दिखते हो। वह चाहती है कि रोनैन ही पर्सनली सोल्जर्स की देखरेख करे। रोनैन विरोध जताता है। अचानक खांसी के साथ खून थूकता है, दिखाने के लिए कि उसकी हालत भी खराब है। मगर अदाशन मानती नहीं। रोनैन जिद करता है कि कभी भी उसकी जान जा सकती है। बेकार दिन बिताने के बाद अब बिना कुछ किए मरना उसे नामंजूर है। अदाशान एक बोल्डर के सहारे बैठी है। वह पूछती है, अगर बच गए तो क्या करना चाहोगे? रोनैन बताता है कि उसकी एक लिस्ट है, पर फिलहाल सिर्फ एक ख्वाहिश दिमाग में आती है, अगर एकेडमी जाकर पढ़ सके। यह सुनकर अदाशान हैरान रह जाती है। रोनैन मानता है कि जायंट की बातें अभी भी दिमाग में घूम रही हैं, और यह भी कि उसकी लेट सिस्टर चाहती थी कि वह कभी एकेडमी में पढ़े। उसे लगता है किस्मत ने सब छीन लिया।
शायद अब वह अपने परिवार से मिलने ही वाला है। अदाशन उसे भरोसा देती है कि अभी बारिश रुकेगी और सर्च पार्टी निकल आएगी। फिर भी रोनन कहता है कि वह उम्मीद छोड़ चुका है। तभी अचानक हवा में कुछ बदलता है, बारिश थम जाती है और तब जमीन जोर से हिलती है। एक खास बीइंग प्रकट होती है जिसके 8 विंग्स हैं और उसके साथ आर्मी भी आती है। रोनन आश्चर्यचकित है, ऐसा कुछ भी उसकी एक्सपेक्टेशन में नहीं था। अदशान बेमानी सी ठंडी पर डिहस जाती है। उसे लगता है 3 जायंट्स के बाद अब कोई उम्मीद नहीं बची, पर अब एक और ताकत आ गई है। उसे लगता है अब शायद बचाने का कोई तरीका नहीं। कुछ सेकंड बाद रोनन अदशान का ध्यान वापस आकर्षित करता है, अपनी ग्रैंड कमांडर से संभलने को कहता है। वह मौका लेने का फैसला करता है और उसे टेलीकिनेसिस या अपनी किसी भी ताकत का इस्तेमाल कर उसे ऊपर लॉन्च करने को कहता है। हालांकि तुरंत उसे पता चलता है कि उसकी सोड वहां तक नहीं पहुंच पाएगी और उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन साफ झलकती है। ऑदशन कंफ्यूज्ड होकर उसे देखती है, सोचती है कि क्या वह उन्हें मारने से ही इनकार कर देगा। उसका शौक और बढ़ जाता है जब वह देखती है कि हमारा लड़का अपनी हालत के बावजूद अब भी लड़ना चाहता है। वह पूछती है कि क्या वह बस बैठकर अंत का इंतजार करेगा। उस जैसे किसी के लिए वह कहता है कि अगर मौत निश्चित है तो जाने से पहले इन लोगों को सही ठोक देगा। ग्रैंड कमांडर अदशान गहराई से शॉक्ड है कि प्रिंस चार्म में अभी भी लड़ने की स्पिरिट बाकी है। फिर उसे समझ आता है यही असली इंसान है, वही जिसकी वजह से वे अब तक आए हैं। अगर यही है तो वह इस कठिनाई में एक उम्मीद की किरण देख सकती है। वह उसकी कंधे को पकड़ती है, जो उसे इरिटेट करता है क्योंकि वह कहता है कि वह बिजी है, लेकिन जो आगे होता है उसने सोचा नहीं था। बिना किसी चेतावनी के एदशन उसे किस करती है और उसके मुंह में एक छोटा ब्लू ऑर्ब डाल देती है। जब रोनन पूछता है कि उसने क्या दिया तो वह उसके कान में कुछ फुसफुसाती है जिसे वह पूरी तरह समझ नहीं पाता। वह एक्सप्लेनेशन मांगता है पर वह बस हल्की मुस्कान के साथ वापस हट जाती है। फिर एक ऐसी शांति के साथ जो उसे असहज कर देती है, वह कहती है कि अगर वे फिर मिलेंगे तो वह प्रिंस चार्म से कहेगी कि वह बिना सोच समझे कुछ भी रेकलेस न करे और बस एक टेलर बन जाए। मुस्कुराते हुए वह स्वीकार करती है कि उसने बहुत कुछ किया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। इसी बीच 8 पंखों वाला बीइंग एक जोरदार वार की तैयारी कर रहा है जो बस इंचों दूर है। रोनान नहीं हिलता। अचानक एक नीली रोशनी गिरती है और उसका ध्यान पूरी तरह भटक जाता है। दृश्य एक हरे भरे मैदान में बदल जाता है जहां प्रिंस चार्म अपने ग्रैंड कमांडर को पुकारता है, लेकिन उसे कहीं नहीं पाता। उसे कुछ सेकंड लगते हैं यह समझने में कि वह अपने होम टाउन निम्बूतन में खड़ा है। वह सोचता है कि शायद वह समहाउ पास्ट में ट्रैवल कर गया है। यह उसकी रिग्रेशन का पहला दिन है। एक पेड़ की छाया में खड़े होकर रोनन सब कुछ प्रोसेस करने की कोशिश करता है जो अभी हुआ है। उसने कभी नहीं सोचा था कि ग्रैंड कमांडर्स शब्द सच होंगे। उसका दिमाग वापस उस पल में चला जाता है जब उन्होंने किस किया था, जो बैटलफील्ड के केओस में टर्निंग पॉइंट था। उस समय अदशान ने उसकी मुंह में वह नीली ऑर्ब डाली थी जिसने अब समय को पीछे लौटा दिया है। वह याद करता है कि उसने बताया था कि एक टेलर होने के बावजूद वह ग्रैंड कमांडर तक कैसे पहुंची। कमांडर बताती है कि ऑर्ब कुल 4 रिग्रेशंस देती है, लेकिन उसने पहले ही 3 इस्तेमाल कर लिए हैं, इसीलिए यह आखिरी मौका है। इसी कारण उसने ORB उसे अब सौंपी है। वह प्रिंस चार्म को बताती है कि वह वर्ल्ड को नष्ट होने से रोकने की है। वह अकेला इंसान है जिसके पास जायंट्स को हराने की ताकत है। इसे सच करने के लिए वह उसे अपनी एबिलिटीज पर काम करने की सलाह देती है और कुछ संतोष के साथ कहती है कि वह पहले ही अपने आप में सुधार करने की इच्छा रखता है। उसने उसके अंदर यह जज्बा देखा है, खासकर एकेडमी जाने की चाहत में। अगर वह सच में सीखना चाहता है तो उसे फिलियन एकेडमी का लक्ष्य बनाना होगा और बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ना होगा। बेशक फिलियन एकेडमी में ऐसे रिमार्केबल लोग रहते हैं जो हमारे हीरो को सीखने में मदद कर सकते हैं। विदाई से पहले अदशन एक आखिरी रिक्वेस्ट करती है कि जब वह अपनी पास्ट सेल्फ से मिले तो उसे कहे कि वह कोई रेकलेस काम न करे और टेलर बन जाए। वह मानती है कि उसने जीवन में कई काम किए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। वर्तमान में रोनन पेड़ से हल्का सा सिर टकराते हुए
खुद को जगाने की कोशिश करता है, जैसे कि वह एक सपने से जाग रहा हो। फिर भी सोचता है कि अगर वह सच में पास्ट में वापस आया है तो उसे नहीं पता कि अकेले वह क्या करेगा। खुद को संभालते हुए वह अपने पुराने होम टाउन में चारों ओर देखने का फैसला करता है। उस समय उसे असलियत का एहसास होता है। अगर यह सच में पास्ट है तो वह अपनी बड़ी बहन को फिर से देख सकता है। वह एक स्टिक उठाकर भीड़ में रास्ता बनाता है। मुस्कान उसके होठों पर आती है, यह सोचकर कि अगर थोड़ा आगे बढ़ा तो शायद वह बहन को देख सके। लेकिन सामने का नजारा उसका मन खराब कर देता है। कुछ पंक्स एक पेड़ के नीचे खड़े हंस रहे हैं और वे एक बच्चे को उसके एक ब्रांच से उल्टा लटका रहे हैं। रोनान को यकीन नहीं होता कि ये लोग कभी बदले भी हैं या नहीं, यहां तक कि पास्ट में भी। फिर वह कुछ देखता है जो उसे रुकने पर मजबूर कर देता है। बच्चा एक रस्सी से लटका नहीं है, बल्कि मैजिक की मदद से वहां रोका गया है। इस कैलिबर के मैजिक यूजर्स बैटलफील्ड में भी कम मिलते थे और सोचना भी मुश्किल था कि यहां एक शांत गांव में ऐसा कोई होगा। हालांकि रोनन को यकीन था कि उस समय ये लोग आसपास होंगे। पास में एक और बच्चा खड़ा कांप रहा था, सोच रहा था कि ये गुंडे कब तक बच्चे को सताएंगे और क्या होगा। बच्चा उनसे रोकने की गुजारिश करता है, कहता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। वह बताता है कि इस महीने उसकी मां की दवाई बहुत महंगी थी। गुंडे का मुखिया कहता है कि यह उसकी समस्या नहीं है, बच्चे की जेबें खाली कर देता है, जैसे मां की तबीयत की बात उसकी कोई चिंता नहीं है। फिर बिना किसी हिचक के वह बच्चे को जोर से थप्पड़ मारता है और कहता है कि अगर वह अच्छा पुत्र बनना चाहता है तो पैसे खुद कमाए। और ज्यादा मांगने पर मिस्टर गोल्डीलॉक्स अपने साथी को आदेश देता है कि बच्चे को पेड़ के ऊपर ले जाकर उसका होश ठीक किया जाए। आसपास का छोटा बच्चा डरकर कहता है कि अगर ज्यादा ऊपर जाएगा तो बच्चा गिर सकता है। बदमाशों का लीडर उसे कहता है कि मर्द बनो और लड़की जैसी हरकतें बंद करो, डॉल्फ सेटो से चिल्लाते हुए कि वह ऐसा क्यों बेचारा जैसा व्यवहार कर रही है। वह उसे चेतावनी देता है कि जल्दी करो, नहीं तो वह बच्चे के साथ फंस जाएगी। इस पूरी उलझन को देखकर एसेल सोचती है कि क्या जादू सीखना उसकी सबसे पहली गलती थी, क्योंकि वह बस यह साबित करना चाहती थी कि वह भी किसी चीज में अच्छी है। लड़की ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी इस मोड़ पर आएगी और आंखों में आंसू लिए वह मानती है कि वह आगे बढ़ने से बहुत डरती है। वह उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज तब तक नहीं पहुंचती जब तक कि रोनैन उसे सिर पर थप्पड़ नहीं मारता और चेतावनी देता है कि वह गैर जरूरी बातें बंद करे, नहीं तो वह बच्चे को मार देगा। एसेल का ध्यान टूट जाता है और बच्चा जमीन पर गिर जाता है, जिससे गोल्डीलॉक्स गुस्सा हो जाता है। बदमाश उस बच्ची पर टूट पड़ता है, गुस्से में कि वह रुकी सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी अनजान ने उसे रोका। सुंदर लड़का घबरा जाता है, जोर देकर कहता है कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। लेकिन हमारा हीरो बीच में आता है और कहता है कि ऐसे बेकार बातों की चिंता मत करो। बेचारी सुनती है जब वह टेलीकिनेसिस सीखने के बारे में बात करना चाहता है। एसेल बताती है कि उसने यह एक ग्रिमोयर से सीखा था जो उसने एक विक्रेता से खरीदा था, और रोनन चकित है कि वह इतनी सस्ती किताब से इतना माहिर हो सकती है। अभी के लिए यह अद्भुत लगता है और हमारा हीरो निश्चित है कि जब वह थोड़ी और दूर देख पाएगा तो और भी बहुत कुछ सीख सकती है। जैसे ही रोनन का ध्यान जायंट की ओर जाता है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं जब वह अचानक ब्लॉन्डी के हाथ में तलवार की चमक देखता है। शिकारी बहुत गुस्से में दिखता है, साफ नाराज कि उसे छोटे बच्चों जैसा आंकने पर नजरअंदाज किया गया। उसकी नजर हमारे हीरो पर टिकी रहती है और वह याद करता है कि उसने जानबूझकर पिछली बार उसे हरा दिया था, लेकिन आज वह हर हरकत और शब्द से साफ कर देता है कि वह इसे सुधारने वाला है। हमारा लड़का पक्का मानता है कि यह एक असली लॉन्ग सोर्ड है, हालांकि उसे पता नहीं कि इस पंख ने इसे कहां से पाया। उसकी मुद्रा लचर है, पर इतना ताकतवर है कि आसपास के अधिकांश लोगों के खिलाफ काम कर सके। लेकिन रोनन के खिलाफ ऐसा नहीं होगा। ब्लॉन्डी की आंखें हैरानी में चौड़ी हो जाती हैं जब हमारा हीरो उसके पहले हमले को कोई परेशानी न मानते हुए चकमा दे देता है। उसी पल हमारा लड़का अपनी युद्ध भावना को पूरी तरह महसूस करता है। वह अनुशासन और सहजता जो एक सैनिक में पाई जाती है, वह इस जवान शरीर में अब भी तेज है। ब्लॉन्डी हंसता है, मन में निश्चित करता है कि प्रिंस चार्म केवल भाग्यशाली था। कहता है कि वह कुछ पलों में उसका अंगूठा काटने वाला था,
ताकि वह फिर कभी चम्मच ना उठा सके। रोनन उसे मजाक में जवाब देता है, कहता है कि शायद आज भाग्य उसके साथ है, भले ही जीवन कभी उसके पक्ष में नहीं था। ब्लॉन्डी का चेहरा कड़क हो जाता है और वह प्रिंस चार्म से घुटने टेक कर जान की भीख मांगने को कहता है। वादा करता है कि उसे केवल एक हाथ लेकर जाने देगा। वह घमंडी क्रूरता से कहता है कि प्रिंस चार्म की मौत के बाद वह उसकी बहन का ध्यान रखेगा, और कबूल करता है कि उसे उसकी गोल हिप्स के बारे में बार बार सोचता है जब भी वह उसे देखता है। जैसे ही शब्द बहन उसकी कानों तक पहुंचता है, रोनन का गुस्सा फूट पड़ता है और एक पल में वह ब्लॉन्डी का कान काट देता है। ब्लॉन्डी को कुछ पलों बाद समझ आता है कि क्या हुआ है और दर्द उसके ऊपर टूट पड़ता है। प्रिंस चार्म स्थिर खड़ा रहता है, ब्लॉन्डी को घूरता है और पूछता है कि क्या यह लड़का यहां मरना चाहता है। ब्लॉन्डी घुटनों के बल है, जबकि उसके साथी हैरान होकर देखते हैं कि रोनन ने उसका कान काट दिया। वह भी एक लकड़ी की छड़ी से। प्रिंस चार्म उसके साथियों से पूछता है कि क्या उन्हें यह नाटक पसंद आ रहा है। वह ब्लॉन्डी पर पांव रखता है और कहता है, इस आदमी को पकड़ लो और यहां से बाहर निकालो, नहीं तो इसके जैसा हाल हो जाएंगे। और हां, उन्होंने जो पैसा चुराया है वो भी वापस चाहिए, साथ ही मेरा मन खराब करने का मुआवजा। वे बदमाश भुगतान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाद में हीरो पीड़ित को एक पैसे का बैग देता है, जिसे यह बच्चा फिर कभी देखने की उम्मीद नहीं करता था। बच्चा हिचकिचाता है और पूछता है कि क्या इतना लेना सच में ठीक है, खासकर क्योंकि उस गैंग ने उससे इतना अधिक चोरी नहीं किया था। रोनन चिंता को नजरअंदाज करते हुए कहता है कि उसे केवल तलवार की परवाह है और आश्वस्त करता है कि उन्हें वापसी का साहस नहीं होगा। बच्चा धन्यवाद करता है, जबकि एक सेल असहजता में खड़ा रहता है। अचानक फेमबॉय हांस के साथ उस बच्चे को परेशान करने के लिए माफी मांगता है, मानते हुए कि वह जानता था कि यह गलत था, भले ही ब्लॉन्डी ने उसे धमकाया हो। वह घुटनों के बल गिर जाता है और स्वीकार करता है कि वह विरोध करने के लिए बहुत डरा हुआ था। बच्चा एक सेल को याद दिलाता है कि उसने भी उसी तरह रोया था जब हंस ने उसे यहां खींचा था, लगभग उसी गड़बड़ी में, इसलिए यह उसकी गलती नहीं है। फिर भी वह उसकी माफी की सराहना करता है। मिलकर अलग होने के बाद रोनन फिर से प्रिटी बॉय पर ध्यान देता है और वह मानता है कि यह लड़की इतनी बुरी नहीं है। हीरो बताता है कि उसके पास डॉलफेस के साथ पहले कुछ काम था और वह 4 दिन बाद यहां फिर मिलने का प्लान करता है। यह बात उसे अजीब लगती है, इसलिए वह पूछती है कि यह क्या है। वह कहता है कि अभी वह व्यस्त है, लेकिन वे चांद के ऊपर आने पर मिलेंगे, और निकलने से पहले वह चेतावनी देता है कि वह जरूर आए, नहीं तो देर होने पर वह मर जाएगी। फिर वह अंततः घर पहुंचता है, सोचता है कि शायद फूल ज्यादा हो गए होंगे, लेकिन याद करता है कि उसे यह पसंद था, इसलिए उसने रास्ते में जितने भी फूल देखे चुन लिए। जब वह मामूली नाराजगी में फूलों की शिकायत कर रहा है, तब एक महिला की आवाज उसे सुनाई देती है। पूछती है, क्या वह रोनन है? महिला हीरो को फिर से देखकर बेहद खुश होती है और वह चौंक जाता है, महसूस करते हुए कि वह अंततः अपनी बहन को देख रहा है। अपने वर्षों के अनुशासन सैनिक के रूप में उसने हजारों तरीके सोच रखे थे कि उस पल में बहन से कैसे मिले। उसने बिना बोले छोड़े जाने के लिए माफी मांगने के बारे में सोचा, या बस यह कहने के बारे में कि वह उसे कितना मिस करता है। ऐसी सोच उसके मन में बार बार घूमती रही। फिर भी अब वह सबसे सरल बात कह पाता है। उसकी बहन गर्मजोशी से मुस्कुराती है, रिमार्क करते हुए कि वह आज जल्दी घर आया है, और रोनन कहता है कि वह वापस आ गया है। मेज पहले से ही खाने से भरी हुई है और इरिल, उसकी बड़ी बहन, चौंकती है जब उसका आमतौर पर ठंडा भाई उसे फूल देता है। वह खुशी से चिल्लाती है, कहती है कि वह कभी नहीं सोच सकती थी कि वह ऐसा दिन देखेगी, और जेन्युइन केयर के साथ पूछती है, क्या उसका प्यारा छोटा भाई कुछ और खाना चाहेगा, या शायद ज्यादा स्ट्यू। रोनन हाथ हिलाकर मना करता है, कहता है कि उसने पहले ही काफी खा लिया है, लेकिन कैजुअली पूछता है कि उसकी उम्र कितनी है, जो वह जवाब देती है 22। वह सिर हिलाती है, आश्चर्यचकित होती है कि उसने ऐसा भूल क्यों गया, और आयरिल सोचती है कि क्या उसे बुखार है या उसने सिर ठोका है। लॉर्ड रोनन के विचार ग्रिम रियलिटी की ओर भागते हैं, जिसमें 10 साल बाकी हैं जब अह्यूट हमला करेगा। फिर भी जब वह इरिल को देखता है, वह महसूस करता है कि वह वही है जो हमेशा थी। उसकी ब्राइट, काइंड और वार्म नेचर रोनन को चाहती है कि यह पल हमेशा के लिए चले। फिर भी वह जानता है कि अपनी बहन और दुनिया को आह्यूटे के विनाश से बचाने के लिए 10 साल बाद उसे आवश्यक कदम उठाने होंगे। उसका ध्यान आकर्षित करते हुए वह आखिरकार स्वीकार करता है कि वह अकादमी में शामिल होने का इरादा रखता है।
यह कन्फेशन इरिल को बहुत खुश कर देता है, खासकर तब से जब वह पहले कभी उसकी बात नहीं सुनती थी। वह पूरे कमरे में दौड़ती है, कहती है कि उसके पास इसके लिए कोई समय नहीं है। वह हमेशा जानती थी कि यह दिन आ सकता है और उसे यकीन दिलाती है कि वह स्मार्ट है, इसलिए कुछ भी करने में उत्कृष्ट होगा। फिर वह उसकी सरप्राइज गिफ्ट निकालती है, पैसे से भरा एक कॉल्ड्रन जिसे उसने एकेडमी के लिए बचाया था, अगर वह कभी अपना मन बदले। लॉर्ड रोनन शब्दहीन हो जाता है, उसकी कोशिशों से प्रभावित होता है, लेकिन वह जानता है कि यह काफी नहीं होगा। इरिल निश्चित है कि यह चीज काम करेगी, जब तक कि वह यह नहीं जानती कि रोनन का लक्ष्य इंपीरियल स्कूल फिलियन एकेडमी है। यह रेवलेशन इतना बड़ा है कि वह शॉक में चिल्ला जाती है। इंपीरियल स्कूल ऑफ फिलियन एकेडमी साम्राज्य का सबसे प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है, जिसे इसकी अनमैच्ड स्टैंडर्ड्स और प्रेस्टीज के लिए जाना जाता है। महाद्वीप के सबसे एक्सेप्शनल प्रोफेसर्स और इंपीरियल परिवार के जेनरस बैकिंग के साथ यह उच्चतम कैलिबर की शिक्षा प्रदान करता है। यह हीरोज का कारखाना प्लेटफॉर्म है, जिसने युग के सबसे चमकीले दिमाग तैयार किए हैं, जिनमें ग्रैंड कमांडर अदशान, सोर्ड्स मास्टर शूलाफिन और सबसे बदनाम अपराधी विंटर विच भी शामिल हैं। कमांडर ने एक बार कहा था कि फिलियन के लोग युद्ध के दौरान बेहद उपयोगी साबित हुए। यह बात रोनन को पूरी तरह समझ आती है। फिर भी इस जगह की प्रसिद्धि अपने स्वयं के ऑब्स्टिकल्स के साथ आती है, बहुत उच्च प्रवेश स्टैंडर्ड से लेकर स्टैगरिंग फीस तक। बावजूद इसके लॉर्ड रोनन की मुख्य चिंता उसकी बहन की प्रतिक्रिया होती है, जो एक वाइंड अप गुड़िया की तरह ग्लिच कर जाती है, उसकी पसंद का समर्थन करने की कोशिश करते हुए। फिर भी वह खुद को साबित करने और उसे परिणाम दिखाने के लिए दृढ़ है। इससे पहले रोनन ने उम्मीद नहीं की थी कि लड़की असल यहां होगी। उसने जल्दी से सुधार किया, उसका नाम असेल था, और याद दिलाया कि उसके पहले धमकियों ने उसे यहां आने के लिए मजबूर किया था। लॉर्ड रोनन जोड़ता है कि उनका एक व्यस्त रात आगे है, इसलिए वह उस हिस्से को भूल जाएं। वह बताता है कि उसके पास उसे कुछ जांचने की योजना है। फिर लॉर्ड रोनन सीधे बात पर आता है। वह चाहता है कि प्रिटी बॉय अपनी टेलीकिनेसिस का उपयोग करके उसे जितना हो सके आकाश में उठाए, और हां, वह पूरी सहमति देता है। अचानक यह रिक्वेस्ट उसे पसीना छोड़ा देती है। रोजाना कोई भी आकाश में फेंकने के लिए नहीं कहता है, जैसे एक अनाज का बोरा। वह हिचकिचाती है, जानती है कि यह स्टंट कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन रोनन जोर देता है, स्पष्ट करता है कि उसे ठीक उसी तरह करना है जैसा वह कहता है। हमारा लड़का उसे आश्वासन देता है कि वह इससे नहीं मरेगा, तो डॉलफेस आखिरकार राजी हो जाती है। एक अदृश्य हाथ बनाकर उसे हवा में उठाती है। जैसे ही यह होता है, वह चौंक जाता है। यह उसकी कल्पना से बेहतर लगता है, फिर भी वह सोचता रहता है कि वह बेहतर कर सकती है। ऊंचाई कम है और स्टेबिलिटी वेवरिंग है। जब वह अह्यूट से लड़ रहा था, तो यही सेंसेशन उसके मन में चमकती है। टेलीकिनेसिस वह चीज थी जिसने उसे जायंट से बराबरी पर लड़ने दिया। अब उसे इसमें कोई संदेह नहीं है। टेलीकिनेसिस सबसे रेयर मेजेस में भी रेयर एबिलिटी है, और असेल शायद उसकी अगली लड़ाई में अह्यूटे के खिलाफ की कुंजी है। जब रोनान अपनी वाइल्ड ट्रेन ऑफ थॉट में व्यस्त है, असेल स्ट्रगल करती है अपना ध्यान बनाए रखने के लिए, स्वीकार करती है कि उसे उठाए रखना मुश्किल हो रहा है। वह कहता है कि थोड़ा और पकड़ कर रखो, उसके पास एक और चीज जांचने के लिए है। फिर बिना चेतावनी के वह खुद को गिरा देता है, अपने सोर्ड को हवा में काटता है और तुरंत उसकी माना काट देता है। एसेल रोनन के अचानक स्टंट से पूरी तरह कॉट ऑफ गार्ड है। पूछती है उसने क्या किया। हमारा लड़का इसे हल्के में लेता है और कहता है कि यह एक एक्रोबैटिक मूव है जिसे वह पहले से करता आ रहा है। वह इसे नहीं मानती, जवाब मांगती रहती है, तो वह आखिरकार कहता है कि इसे छोड़ दो। वह खुद भी इसे पूरी तरह समझ नहीं पाता। सच तो यह है कि यह उसका एक होमवर्क है जिसे वह अभी भी सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, खासकर यह कि उसकी सोर्ड जायंट के खिलाफ काम क्यों कर गई। वह धीरे धीरे इस पर सोचने का इरादा रखता है, लेकिन पहले कुछ अर्जेंट करना है। वह एसेल को आश्वासन देता है कि उसने टेस्ट पास कर लिया है, फिर उसे एक बैग फेंकता है और कहता है कि चांद डूबने से पहले उसका पीछा करे। जब वह पूछती है क्यों, तो वह मुस्कुराता है और कहता है कि यह उसकी जीवन कहानी की पहली पन्ना हो सकता है, एम्पायर की सबसे बड़ी इतिहास किताब। रास्ते में एसिल आश्चर्यचकित होती है जब वह सुनती है कि वे फिलियन एकेडमी जा रहे हैं, जो एम्पायर की एलीट के लिए रिजर्व्ड जगह है। रोनन उसकी सवालों से अनॉयड हो जाता है, कहता है कि क्या वह आना नहीं चाहती। वह स्वीकार करती है कि जबकि हमारा लड़का मार्शल आर्ट्स के लिए प्रतिभाशाली है, वह किसी चीज के बारे में कुछ नहीं जानती और खुद को कावर्डली और टिमिड मानती है। रोनन उसे चैलेंज देता है, पूछता है क्या वह उस तरह जीना चाहती है,
बताता है कि उसकी इनेट टैलेंट के साथ वह मीनिंगलेस शरारतों पर अपनी पावर्स वेस्ट कर रही है। वह ब्लंटली स्वीकार करता है कि उसे उसकी फूलिश साइड कावर्ड, क्राई बेबी और इजीली स्केयर्ड दिखती है। एसीएल को ऐसा लगता है कि वह उल्टी कर सकती है। रोनन कहता है कि यह कुछ परमानेंट नहीं है और चेंज संभव है, लेकिन वक्त रुकेगा नहीं और एक दिन वह पछताएगी कि उसने इसे जाने दिया। वह अपने पिछले जीवन के रिग्रेट्स याद करता है, लेकिन उसे उसके शौक से बाहर निकाल देता है। हालांकि वह इतना स्टन्ड है कि विश्वास नहीं कर पाती कि कोई उसकी इतनी परवाह करता है। हमारा लड़का उसे वापस लौटने का विकल्प देता है, याद दिलाता है कि यह उसका जीवन है और वह उसे मजबूर नहीं करेगा। जैसे ही वह दूर जाने लगता है, एसेल चिल्लाती है कि वह बदलना चाहती है, कि वह उसके साथ फिलियन जाना और उससे सीखना चाहती है। प्रिंस चार्म खुश होता है कि उसने एसेल को इस तरह फंसा लिया। पहली बार वह उसे हिम्मत की चमक दिखती है, एक मर्दानगी का संकेत जिसे उसने पहले नहीं देखा था। अब वक्त है इस मर्दान डॉलफेस के लिए पहला हर्डल पेश करने का, क्योंकि वे अपनी मिशन शुरू करते हैं। इसी बीच रोनन बदमाश की तरह मुस्कुराता है, मजा ले रहा है कि उसने उसे कितनी आसानी से मैनिपुलेट कर लिया। जब वह अपना पहला ऑब्स्टिकल देखती है तो उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ जाती है। प्रिंस चार्म उनका ओपोनेंट दिखाता है, जिसे उसने उसकी स्किल्स टेस्ट करने के लिए चुना है। एक लूनर गॉब्लिन लीडर। रोशनी रोनन के चेहरे पर चमकती है, जबकि उसका चेहरा पूरी तरह पीला हो जाता है। वह पूछता है कि क्या अब शुरू करना चाहिए। लूनार गॉब्लिन्स इस क्षेत्र में आम दिखाई देते हैं, जिन्हें उनके पीले रंग की त्वचा और विकृत शरीर से आम गॉब्लिन्स से आसानी से पहचाना जा सकता है। लेकिन उनकी सबसे खास बात खजाने के प्रति उनका जुनून है। वे किसी भी लूट पर पागल हो जाते हैं। ये प्राणी अक्सर व्यापारियों पर अचानक हमला कर उनकी वस्तुएं चुरा लेते हैं और पूरी चीजें एक जगह जमा कर पूरा चांद निकली रात में त्योहार मनाते हैं, जैसा कि आज की रात है। असेल जल्दी समझ जाती है कि वे आज सारे खजाने चुराने आए हैं। असेल ने कभी सोचा नहीं था कि उसे ऐसा कुछ सुनना पड़ेगा, और जो उसे और ज्यादा आश्चर्यचकित करता है वह यह है कि रोनिन इस तरह की बातें जानता है। फिर भी वह अपनी पुरानी जिंदगी का राज छुपा कर रखता है। यह नहीं बताता कि वह यह सब कैसे जानता है। इतना छोड़ दें, यह चालाक लड़का चाहता है कि प्रिटी बॉय अपनी टेलीकिनेसिस से सारे खजाने को उस बैग में डाल दे जो वह उसे देता है, जबकि गॉब्लिन्स सो रहे हों। 1 सेकंड बीतता है और असेल अपने आप पर शक करने लगती है। डरती है कि कहीं उसकी गलती से गॉब्लिन्स जाग न जाएं, जो और भी खतरनाक होगा। वह सोचती है कि थोड़ा सोचने का वक्त लेना चाहिए, पर रोनिन जल्दी उसे कायर कहकर रोक देता है। वह समझाता है कि उन्हें फिलियन एकेडमी में प्रवेश पाने के लिए 2 चीजें चाहिए। पहली, पागलपन जैसी ज्यादा फीस देने के लिए पैसे, और दूसरी, असली अनुभव। भले ही पैसे एक समस्या हो, प्रिंस चार्म जोर देता है कि असली अनुभव पाना ज्यादा महत्वपूर्ण है, ताकि उनका दाखिला पक्का हो सके। फिलियन जैसा संस्थान एरिस्टोक्रेट्स से भरा है, जो जन्म से ही ट्रेनिंग करते आए हैं। रोनिन कहता है कि उन्हें सिर्फ एक ही तरीका है, और वह है अपनी जान जोखिम में डालकर असली अनुभव हासिल करना। लूनार गॉब्लिन्स उसके लिए परफेक्ट विरोधी हैं, क्योंकि इससे दोनों पैसे और अनुभव दोनों मिलेंगे, एक तीर से 2 निशाने। फिर भी असेल, जो कि पहला दर्जे की कायर है, पूछती है कि क्या रोनिन के पास कोई बेहतर योजना है, लेकिन उसने यह योजना पहले ही चुन ली है। वे शुरू करते हैं और प्रिटी बॉय की टेलीकिनेसिस बैग जल्दी भरने में बेहद उपयोगी साबित होती है। वह अपने सीमा के करीब जाकर काम करती है, लेकिन प्रिंस चार्म उसे रोकने का आदेश देता है। जब आखिरी बैग भर जाता है, वह उसकी पीठ थपथपाता है और कहता है कि ऐसा अनुभव सबसे बेहतर होता है। सच कहूं तो उसे विश्वास नहीं था कि वे इसे पूरा कर पाएंगे, और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इतनी तेजी से एडजस्ट करेगी और उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करेगी। यह चालाक बदमाश कहता है कि उसने वाकई अच्छी मिनियन पाली है। बैग भर जाने के बाद वे फैसला करते हैं कि कुछ भी गलत होने से पहले चल दें। जंगल के कहीं नजदीक कुछ लोग एक ट्रैश टॉकिंग पक्षी का पीछा कर रहे हैं, और उस आवाज से वह जोड़ा चौकन्ना हो जाता है। शानदार खिलाड़ी सोचता है कि ये किस तरह के पागल रात के बीच शोर मचा रहे हैं। उनकी बुरी किस्मत कि लूनार गॉब्लिन्स जाग जाते हैं और हैरान रह जाते हैं कि उनका खजाना खाली है। एक गॉब्लिन दूसरों को जगाता है और चिल्लाता है कि उन्हें लूटा गया है। दुर्भाग्यवश रोनिन और असेल झाड़ियों के पास पकड़े जाते हैं, जिससे साफ हो जाता है कि वे मुख्य संदिग्ध हैं।
फेमबॉय का चेहरा पीला पड़ जाता है, जबकि गॉब्लिन्स तेजी से उन पर झपट्टे मारते हैं, अपने खजाने को वापस पाने के लिए बेताब। शानदार खिलाड़ी को यह सब अजीब लगता है कि सब कुछ इतना आसानी से हो गया, क्योंकि यह सच होने के लिए बहुत अच्छा था। एसेल सुझाव देती है कि वे बैग फेंककर अपनी जान बचाकर भाग जाएं, लेकिन रोनिन ट्यूशन देने की अपनी लड़ाई छोड़ने वाला नहीं है। वह पूछता है, क्या प्रिटी बॉय वास्तव में इस तरह से अपनी फीस कमाने का प्लान बना रही है, क्योंकि फिलियन की फीस के अलावा कोई और तरीका नहीं है। एसेल कहती है कि अभी यह मायने नहीं रखता, लेकिन गॉब्लिन्स बिल्कुल उनके पास हैं। रोनिन अपनी सस्ती लॉन्ग स्वॉर्ड निकालता है, भरोसा करता है कि यह 15 वारों तक 30 गॉब्लिन्स के खिलाफ टिक सकती है। एक पलक झपकते ही वह 15 वार करता है, उनके सिर कलम कर देता है, पर 14 अभी भी खड़े रहते हैं। कौओं की आवाज के बीच गॉब्लिन्स के सिर जमीन पर गिरते जाते हैं। शानदार खिलाड़ी अंतिम वार करता है और महसूस करता है कि यह उतना खराब नहीं था जितना उसने सोचा था। एसेल अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाती जब वह रोनिन को एक ही वार में 3 गॉब्लिन्स का सिर काटते देखती है। वह उनके तेज लड़ाई के कौशल से और भी आश्चर्यचकित होती है। उसका जबड़ा गिर जाता है जब वह उसे एक पल के लिए गायब होता और तुरंत फिर से प्रकट होकर एक के बाद एक गॉब्लिन्स को आसानी से काटता देखती है। शानदार खिलाड़ी, जिसे वह जोन आउट करती दिखती है, पलटता है और पूछता है, क्या वह ऐसे ही ध्यान भटकाती रहेगी? वह कहता है कि उसे जल्दी से अपनी चीजें लेनी चाहिए, क्योंकि वे घर जा रहे हैं। वापस जाते हुए रोनिन को उम्मीद नहीं थी कि यात्रा इतनी असहज होगी, लेकिन अब वह किसी भी चीज को सुचारू नहीं मानता। वह महसूस करता है कि उसकी मांसपेशियां दर्द कर रही हैं, शायद सारी गॉब्लिन लड़ाई की वजह से, या शायद इसलिए कि वह अब भी बढ़ रहा है। वह ठान लेता है कि अब उसे कड़ी फिजिकल ट्रेनिंग करनी होगी। इसी बीच एसेल आखिरकार हिम्मत जुटाकर उस भयानक चीख के बारे में पूछती है जो उन्होंने पहले सुनी थी। रोनिन स्वीकार करता है कि वह भी नहीं जानता। उसकी यादें धुंधली हैं और सोचता है कि रात के बीच चीखें क्यों थीं। वह एसेल को भरोसा दिलाता है कि वह हर मुश्किल के लिए मुआवजा देगा। तनाव के बीच अचानक एक तीर हवा में उड़ता हुआ एसेल की तरफ आता है, जिसे वह मुश्किल से देख पाती है। रोनिन तुरंत प्रतिक्रिया करता है, तीर को बीच हवा में पकड़ लेता है, जिससे बेचारी दंग रह जाती है। वह पूछती है कि तीर कहां से आया, लेकिन शानदार खिलाड़ी जल्दी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि यह जंगल शापित लगता है, जिसमें कई पागल लोग छिपे हुए हैं। कुछ ही देर में 2 जवान पुरुष सामने कूदते हैं और पूछते हैं कि वे कौन हैं। जब वे पता करते हैं कि रोनिन और एसेल अभी भी बच्चे हैं, तो शानदार खिलाड़ी का गुस्सा बढ़ जाता है। वे माफी मांगते हैं कि उन्होंने डराया, बताते हैं कि उन्हें झाड़ियों में कुछ आवाजें सुनाई दीं और घबराकर उन्होंने सोचा कि शायद कोई दानव होगा। रोनिन उन दोनों के नाटक से नहीं फंसता। जब वे पूछते हैं कि क्या बच्चों को कहीं चोट आई है, तो रोनिन बताता है कि उनकी आंखों से साफ पता चलता है और वे झूठ नहीं बोल सकते। वह उनसे नाटक छोड़कर अपनी असली पहचान बताने को कहता है। गंभीर परेशानी का आभास होते ही उनमें से एक घबराते हुए आगे आता है और खुद को परिचय देने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक अपनी तलवार निकालकर रोनिन पर हमला कर देता है। वह कहता है कि उसका नाम कलाबोरो है, जो रोनिन के संदेह को तुरंत बढ़ा देता है। बिना देरी किए रोनिन उसकी कलाई पकड़ता है और उसके चेहरे पर तेज मुक्का मारता है। दूसरा आदमी गुस्से में आकर तलवार निकालता है, लेकिन एसेल खतरा महसूस करके अपनी टेलेकिनेसिस से उसे जमींदोज कर देती है, जिससे रोनिन सचेत हो जाता है। रोनिन उस आदमी को तेजी से हथियार से अलग करता है और कई सटीक वार करता है। वह कुछ कहने से पहले प्रिटी बॉय धक्के से देखती है कि रोनिन निर्दयी तरीके से उसे मार रहा है, साबित करता है कि वह जानबूझकर हत्या कर रहा है। रोनिन अपनी कार्रवाई का बचाव करता है और बताता है कि ये लोग कलाबोरो हैं, जो शौक से शिकार, अपहरण, मानव तस्करी और हर तरह के अपराधों में लिप्त हैं। वे साम्राज्य के सबसे खतरनाक अपराधी हैं। वह बताता है कि अगर वह न होता तो एसेल के अंग काट लिए जाते और उसे चुपके से दबा दिया जाता। उनकी असली पहचान जानते हुए उन्हें छोड़ देना अपराध होगा। हीरो की बात करते हुए कलाबोरो का बैग अचानक हवा में तैरने लगता है, जिससे दोनों चौंक जाते हैं। फिर रोनिन बैग खोलता है और उसमें से एक पक्षी बाहर निकलता है। वह अचानक सोचता है कि यह चिकन जैसा जीव क्या है। पक्षी के मुक्त होते ही रोनिन और एसेल चौंक जाते हैं,
क्योंकि वह जीव उनके ऊपर उड़ता है, जिसकी पंखों का रंग बेहद नीला है। एसेल की आंखें खुशी से चमक उठती हैं, क्योंकि यह पहली बार है जब उसने नीले पंख वाले पक्षी को देखा है। रोनिन की सोच कलाबोरो के जाल की ओर जाती है, जो कुख्यात शिकार का हथकड़ा है, एक उपकरण जो कैदी के मना को बाधित करता है और आंदोलन को रोकता है, जो आमतौर पर दुर्लभ मामलों या काल्पनिक जीवों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वह सोचता है कि ऐसा उपकरण यहां क्यों इस्तेमाल हुआ होगा। तभी पक्षी उनके साथ जुड़ जाता है और एसेल उस आवाज को सुनते ही सन्न रह जाती है। उसका चेहरा डर से सिहर उठता है, लेकिन रोनिन शांत रहता है और आश्वस्त करता है कि यह सिर्फ संचार जादू है। पक्षी तुरंत मुक्त होते ही बोलना शुरू कर देता है, जिससे रोनिन को शक होता है कि जिस बैग में वह रखा गया था वह उसके मना को ब्लॉक कर रहा था। वह अनुमान लगाता है कि बोलने वाला नीले पंख वाला पक्षी का मालिक ही होगा। वह खुद को वेरिन बताता है और समझाता है कि वह इस संस्थान में काल्पनिक जीवों पर शोध कर रहा है और मोरपेस का संरक्षक भी है। वेरिन कहता है कि उसका संचार जादू काम करना बंद कर दिया था, इसलिए वह रिपोर्ट पूरा करने के कगार पर था। लेकिन अब समस्या सुलझ गई है। जब उनसे उनके संबंध के बारे में पूछा जाता है तो रोनिन कैजुअली जवाब देता है कि वे सिर्फ निष्पक्ष राहगीर हैं, जो उन शिकारियों से लड़ पड़े जो पक्षी को अपहरण कर चुके थे। बाकी खूनी यादें अनकही रह गईं। रिजलर अंत में कहता है कि उसने पक्षी को बचा लिया, और वेरिन के चेहरे पर चिंता की एक झलक आती है, जो फिर राहत में बदल जाती है। स्पष्ट रूप से आर्नी होते हुए भी वेरिन को नहीं पता कि उसे कैसे चुकाए। रोनिन इसे लाइटली लेता है और पूछता है कि वे पक्षी को कैसे वापस कर सकते हैं, यह देखते हुए कि वह बेड़ियों में फंसा होने से थका हुआ है। बेड़ियां हटाने के बाद आदमी अनुमान लगाता है कि पक्षी बेहतर उड़ पाएगा, और वेरिन सहमत होता है, यह जानते हुए कि यह छोटा पक्षी एक मजबूत होमिंग इंस्टिंक्ट रखता है। रोनिन की एक ही बार तलवार चलाने से बेड़ी टूट जाती है और ब्लूई अपने पिताजी के पास लौटने को तैयार है, इस चार्मिंग लड़के की वजह से। अचानक पक्षी अपना पिछला हिस्सा रोनिन के चेहरे की ओर धकेलता है, जिससे वह चकित रह जाता है। वेरिन समझाता है कि ब्लूई चाहता है कि वह उड़ने से पहले उसकी एक पंख तोड़े, क्योंकि एक ड्रीम बर्ड का पंख उसके मुख्य शरीर को दिशा दिखाने वाला कंपास की तरह काम करता है। यह उसका तरीका है कि वह रिजलर से फिर मिलना चाहता है। वह यह भी जोड़ता है कि अगर हमारा लड़का कभी इस संस्थान आता है तो उसे मोरपेस और उससे मिलना चाहिए। दृढ़ता से वादा करता है कि वह उसे चुकाएगा। ब्लूई आसमान की ओर उड़ जाता है और एसेल ध्यान देती है कि हमारे लड़के के सिर पर कुछ है जो उसे थोड़ा चुभता है। हालांकि वे दोनों यह नहीं जान पाते कि वह क्या है। कुछ दिन बाद डुआन कैराबेल मर्चेंट्री का मालिक उस रत्न को 20 गोल्ड कॉइन्स में खरीदने की कोशिश करता है, उसकी कीमत और कारीगरी से प्रभावित होकर। बूढ़ा आदमी इसे अपना लकी डे मानता है कि उसने इतना अच्छा आइटम देखा, और रोनिन खुश होता है कि उसे ऐसा ग्राहक मिला जो उसकी सेवा की कदर करता है और जो उसे समझता है। इससे पहले वह धोखाधड़ी करने वाले व्यापारियों से निपट चुका था, जो उसकी खजानों को बेकार समझते थे और केवल 5 गोल्ड कॉइन्स की पेशकश करते थे, जिससे वह गुस्सा हो जाता था। इतना सजग व्यापारी मिलना उसकी मेहनत को सार्थक बनाता है। रत्न के साथ रोनिन एक पर्पलिश एग भी दिखाता है मूल्यांकन के लिए। हालांकि डुआन साफ करता है कि वह इसे खरीदना नहीं चाहता, बस यह जानना चाहता है कि यह क्या है। यह उस ड्रीम बर्ड का छोड़ा हुआ होता है। शुरुआत में रोनिन सोचता है कि पक्षी ने अपनी कृपा पूप ड्रॉपिंग्स के रूप में चुकाई है, लेकिन वास्तव में यह एक अंडा था। वह इसके ताकत के बारे में जिज्ञासा से इसे एक बड़े पत्थर पर फेंकता है और देखता है कि यह पत्थर में छेद कर देता है, साबित करता है कि यह एक लोकप्रिय टफ आइटम है। यद्यपि वह निश्चित नहीं है कि यह वाकई पक्षी का अंडा है या नहीं। टाइम ट्रैवलर को शक होता है कि यह कम से कम एक असामान्य कल्पनाशील प्राणी का उपोत्पाद है और संभवतः एक कीमती खजाना। डुआन इसकी रंगत और बनावट का अध्ययन करता है, जिससे रोनिन को लगता है कि यह आशाजनक है, लेकिन फिर आसानी से कहता है कि यह घोड़े की गोबर जैसी दिखती है। रोनिन की शर्मिंदगी पर चोट करते हुए डुआन हंसता है और कहता है कि यह एक असामान्य वस्तु है और उसे एक विशेषज्ञ मूल्यांकनकर्ता के पास ले जाने का सुझाव देता है। एक सेलर भी सोचता है कि शायद यह कठोरित गोबर ही है,
जबकि रोनिन इसे ठंडे दिमाग से संभालता है, लेकिन अंदर ही अंदर इसे बेचने का मन नहीं करता। रोनिन मौका लेकर दुआन से पूछता है कि क्या वह फिलियन एकेडमी के बारे में किताबें बेचता है और उनकी योजना में प्रवेश परीक्षा देना शामिल है। दुआन आश्चर्यचकित होता है, बताता है कि उसकी बेटी भी आवेदन कर रही है। वह जोड़ता है कि वह उनकी मदद कर सकती है। तभी दुआन की एकलौती बेटी मरिया प्रवेश करती है। रोनिन आश्चर्यचकित होता है जब पता चलता है कि वह दुआन की बेटी है। दुआन गर्व से उन्हें महत्वपूर्ण ग्राहक के रूप में प्रस्तुत करता है, जिनके साथ उसने अभी बड़ी डील पूरी की है। सेनपाई निराश होकर उसके पिता का मजाक उड़ाता है कि वे छोटे बच्चों के साथ कारोबार कर रहे हैं, जो डुआन को चिढ़ाता है, लेकिन एक सेलर जल्दी से उसकी नाराजगी को शांत करता है। रोनिन इंट्रीग्ड मरिया से पूछता है क्या उसका मध्य नाम सेन है। उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि वह कितना जानता है। वह बिना ध्यान दिए नहीं रह पाता कि वह किसे जानती है और उससे धीरे से पूछता है क्या उसके पास कोई सॉसेज है, जिससे मरिया गुस्सा हो जाती है। मरिया रोनिन को विश्वास न करने वाली निगाहों से देखती है, सोचती है कि उसने अभी क्या बकवास सुनी है इस अनजान व्यक्ति से। इस बीच हमारा लड़का खोया हुआ है सोच में। यह नोटिस करता है कि उसके पास निश्चित रूप से कोई सॉसेज नहीं है, जो मरिया की सहनशीलता की सीमा को बढ़ा देता है। वह सोचता है कि क्या दुआन की कोई और संतान है जिसके बारे में वह नहीं जानता। जब वह और सोचता, सेनपाई अचानक चिल्लाता है और रोनिन को कड़ा थप्पड़ मारता है। उसे इतना बुरा आदमी कहता है। जब उसकी गाल पर चोट लगती है, तब यह लड़का एक अजीब परिचित एहसास महसूस करता है। यह सुनिश्चित करता है कि यह वही वाइब है जैसा कि उस आदमी काउंट मरिया सेन का था। अपने डिसिप्लिनरी सोल्जर दिनों में रोनिन ने आर्मरलिन में सेवा की थी, जहां सेनपाई सप्लाईज का प्रभारी था। मरिया को उसकी मजबूत काम नैतिकता और सहज स्वभाव के लिए जाना जाता था, जिससे वह किसी से भी दोस्तों जैसा व्यवहार करता था। हालांकि उसकी एक अजीब आदत थी। जब भी पुरुष अपने डॉन्स के बारे में बात करते थे, वह भड़क जाता था। और भी बुरी बात यह थी कि जब वह गुस्से में आता, वह तत्काल लोगों को थप्पड़ मार देता था। इस टाइम ट्रैवलर को हमेशा इस अजीब व्यवहार के पीछे का कारण जानने की जिज्ञासा रहती थी, और उसने एक दिन पूछने का प्लान बनाया था। रोनिन ने एक दिन पूछने का विचार किया, लेकिन उससे पहले ही मारिया की मृत्यु हो चुकी थी। वह कभी नहीं सोच सकता था कि उसे यहां उसका जवाब मिलेगा कि सेनपाई हमेशा से स्त्री थी। उसकी हंसी पर अभी भी गुस्सा होकर वह एक और थप्पड़ मारने लगी। हमारा लड़का, जो अब इन सब बातों को सहने का मूड नहीं था, उसने उसका सिर पकड़ा। उसने सोचा कि उसने पहली बार लड़ाई के दौरान सह लिया था, क्योंकि वह गलत था, लेकिन यह बहुत ज्यादा हो रहा था। मारिया का गुस्सा कम नहीं हुआ। वह फिर भी थप्पड़ मारना चाहती थी, बस इसलिए क्योंकि उसने ऐसा ही किया था। दोनों आपस में भिड़ गए और वह दोनों परस्तों की जगह से खड़े जमे हुए उन्हें रोकने के लिए चिल्लाने को मजबूर हो गए। बाद में एसेल यह समझ नहीं पाई कि मारिया और रोनिन इतना जोर जोर से क्यों लड़ रहे थे, पर जब अचानक वे दोनों दोस्त बन गए तो हैरान रह गई। अब दोनों साथ में खड़े थे और टेबल पर रखी तलवारें देख रहे थे कि कौन सी खरीदनी है। इसके बाद सेनापाई ने पूछा कि वे 3 तलवारें और एक जादुई छड़ी यहां क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि वह सोचती थी कि उन सबको ले जाना मुश्किल होगा। प्रिंस चार्म ने बताया कि उसकी तलवारों का इस्तेमाल अभी थोड़ा खतरनाक है। जब पूछा गया तो मारिया ने कहा कि तलवारें खराब नहीं हैं, लेकिन काली लोहे की तलवार सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि काला लोहा एक मजबूत सामग्री है जिसे जाने माने शूरवीरों द्वारा ज्यादा पसंद किया जाता है। साथ ही वह यकीन करती है कि प्रिंस चार्म के कठोर उपयोग से यह तलवार नहीं टूटेगी। रोनिन को काली लोहे की तलवार याद आई, जो कि उसका पहला हथियार था। मारिया ने बताया कि इस छड़ी में अच्छी जादुई पत्थर है, और वह जल्द ही समझ गई कि यह प्यारी लड़की किसी विशेष प्रकार की जादूगर है। एसेल तब शर्म से लाल हो गई जब सेनापाई ने उसकी जादू के प्रकार के बारे में पूछा। उसने जवाब दिया कि उसकी ताकत दूरदृष्टि और टेलीकिनेसिस है। मारिया हैरान हुई कि यह प्यारी लड़की इतनी शानदार जादू का इस्तेमाल करती है कि उसका हिस्सा बनने से वह बड़ी आसानी से छात्रवृत्ति जीत सकती है। हालांकि उसे लग रहा था कि रोनिन और वह खुद समस्या है, और उसने पूछा
कि वह किस खास तकनीक का उपयोग परीक्षा के दौरान दिखाएगी। रोनिन हैरान था, तो मारिया ने विस्तार से समझाया। प्रायोगिक परीक्षा का मकसद प्रोफेसरों को प्रभावित करने के लिए अपनी तकनीक दिखाना है, ताकि फिलियन में दाखिला मिल सके। यही कारण है कि सैद्धांतिक परीक्षा भी कठिन है, लेकिन वह एक अलग तरीका है। सरल शब्दों में, अगर वे प्रायोगिक परीक्षा में अच्छा करते हैं तो वे पास हो जाएंगे, नहीं तो उन्हें फिलियन के द्वार छोड़ने होंगे। रोनिन चकित था, क्योंकि उसे लगा वह केवल तलवारबाजी में अच्छा होगा। तो यह सब क्या है? जब उसने पूछा तो मारिया ने बताया कि कुलीन लोग अपने परिवार की गुप्त तकनीकें दिखाते हैं, जबकि मार्शल कलाकार और अन्य उम्मीदवार अपनी व्यक्तिगत मना लड़ाई की कौशल दिखाते हैं। प्रिंस चार्म हैरान था कि उसके जैसे बच्चे बिना जादूगर होने के भी मना का इस्तेमाल कर सकते हैं। मारिया इससे अधिक हैरान थी कि वह यह बात इसे नहीं जानता था। फिलियन के संभावित छात्रों के लिए मना की संवेदना और उसका इस्तेमाल एक आवश्यक बात है, जो उन्हें शुरू से पता होना चाहिए। मना फिलियन में एक एक करके लड़ाई है। रोनिन के भ्रामक दृष्टिकोण को देखकर वह लगभग नाराज हो गई कि उसने मना और ओनरा को एक जैसा समझा। बिना एक शब्द के उसने उसे बाहर भेजा। उसकी छोटी तलवार उधार ले ली, क्योंकि उसकी तलवारें अभी लोहार के पास थीं। रास्ते में प्रिंस चार्म जोर से पूछा कि अगर वह उसकी तलवार तोड़ती है तो क्या होगा। मारिया ने उसे आश्वासन दिया कि वह उसकी कीमत दोगुनी या तिगुनी देगी। वह कहती है कि वह उसे विशेष प्रशिक्षण दे रही है। उसने बताया कि मना प्रकृति की सत्ता की जड़ है। जैसे हवा हर जगह होती है, लेकिन हर कोई इसे उपयोग नहीं कर सकता। इसे उपयोग करने के लिए व्यक्ति को अपना मना देखना और महसूस करना पड़ता है, फिर मना संवेदना द्वारा विकास करना पड़ता है, अपनी आंतरिक प्रतिभा का प्रशिक्षण देना पड़ता है। आमतौर पर मना को महसूस करना सालों का काम होता है, और फिलियन के उम्मीदवार उसे तब तक पार कर चुके होते हैं जो आवेदन करने से पहले अपनी व्यक्तिगत मना तकनीकों में माहिर होते हैं। मारिया अचंभित थी कि रोनिन मना को महसूस नहीं कर पाता, फिर भी वह फिलियन में प्रवेश की योजना बना रहा था। उसने विवरण दिया कि ओनरा मना का एक प्रकार है, लेकिन उनकी तुलना आकाश और पृथ्वी की तरह है। जो प्रतिभा प्राप्त करते हैं वे 10 वर्षों का प्रशिक्षण कम से कम करते हैं, और केवल अत्यधिक प्रयास से वे अपनी प्राकृतिक शक्ति ओनरा को जगा पाते हैं। प्रिंस चार्म ने याद किया कि उसने युद्ध क्षेत्र पर ओनरा उपयोगकर्ता देखे थे जो अजीब शक्तियां दिखाते थे। वह उन्हें परेशान समझता था, लेकिन उनकी क्षमताएं अस्वीकृत नहीं थीं। मारिया ने प्रशिक्षण शुरू किया, मानते हुए कि यदि रोनिन अपने दिमाग की बजाय अपने शरीर पर भरोसा करता है तो वह जल्दी सीख सकता है। बिल्कुल वही क्षण प्रिंस चार्म सोच रहा था कि वह केवल एक छोटी लड़की है, जब वह अचानक उस पर झपट गया, उसे चौंका दिया। उनकी तलवारें टकराईं और रोनिन उसकी अचानक और शक्तिशाली छलांग से प्रभावित हुआ। वह देखता है कि वह 2 तलवारें चला रही है, जिसने उसे और भी चौंका दिया और सोच में डाल दिया कि क्या यह मना आधारित शैली है। फिर सेनापाई यह देखकर हैरान रह गया कि वह अचानक हमले को कैसे संभालता है। मारिया ने योजना बनाई थी कि वह उसे एक ही वार में खत्म कर दे, ताकि मना की शक्ति दिखाकर परीक्षण स्थल पर उसे आत्मसमर्पण करवा सके। लेकिन अब परिस्थितियां पूरी तरह बदल गई थीं। वह दबाव में कभी भी चूक नहीं रही, बल्कि पीछे हट रही थी। शायद यह वह कौशल है जो केवल मना का उपयोग न कर सकने वाला व्यक्ति ही रख सकता है। लड़ाई के बीच रोनिन ने मारिया को सोच में डूबा देखा और पूछा कि वह क्या सोच रही है, जब वह बचाव करने के बजाय अधिकतर बचाव कर रही थी। वह पीछे हटती है, मानती हुए कि थोड़ी हिचकिचाहट खराब साबित हो सकती थी। फिर कहती है कि वह साधारण नहीं है, कुछ ऐसा जो प्रिंस चार्म भी मानता है। सेनापाई भी मानता है कि रोनिन तलवार चलाने में आश्चर्यजनक रूप से निपुण है। हालांकि उसे अपनी गुरुत्वाकर्षण केंद्र में थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है। जा रहे एक सलाह देते हुए वह बताता है कि उसे इसे ठीक करना चाहिए ताकि वह बेहतर हो सके। मारिया पागल हो गई, सोचते हुए कि वह वास्तव में मानता है कि वह जीत गया है। रोनिन परवाह नहीं करता, बशर्ते वह अपनी बात रखे और अपने हथियार के टूटे होने को लेकर सहज अंदाज में इशारा करता है। वह चौंक जाती है जब उसकी अपनी तलवार अचानक टूट जाती है। वह हैरान है कि वह कब टूटी, लेकिन प्रिंस चार्म कहता है कि उसकी कीमत तैयार रखनी चाहिए। जब मारिया अभी गहरे विचार में थी, एसेल ने उसके कंधे को थपथपाया और उसे बताया
कि उसने बहुत अच्छा काम किया। छोटी सी प्यारी लड़की ने समझा कि रोनिन किस हाल में है। उसी समय रोनिन ने एसेल को वापस बुलाया, यह कहते हुए कि वह थका हुआ है। जैसे ही वे दोनों जा रहे थे, मारिया वहीं जमी रही, सोचती रही कि ये लोग वास्तव में कौन हैं। अगले दिन प्रिंस चार्म सेनेपाई से भुगतान लेने आया, लेकिन उसके बजाय उसने कुछ और पाया। पता चला कि उसने फिलियन की परीक्षा की कार्यपुस्तिकाएं और सारांश खुद चुने हैं, जो उसने खुद बनाए थे ताकि उसकी तलवार की हानि की भरपाई हो सके। ब्लॉन्डी उसे याद दिलाता है कि परीक्षा तक केवल 1 महीना बचा है, इसलिए उसे मेहनत करनी होगी। प्रिंस चार्म को समझ नहीं आता कि वह इतना क्यों कर रही है। उसने धमकी भी दी कि अगर वह परेशान करने की कोशिश करता है तो वह इसे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मारिया ने आश्वासन दिया कि उसे वह और सेल दोनों पसंद आ गए हैं। उसने घोषणा की कि यह सेवा मुफ्त में सबके पास परीक्षा को पास करने के लिए है और यदि संभव हो तो वह खुद भी उन्हें सिखाएगी। और क्योंकि उसे और काम था, वह अब जाने लगी, इसीलिए उसने कहा कि वे खुद मेहनत करें। अगर फिर भी वे असफल रहते हैं तो वह इसे नहीं छोड़ेगी। इसके बाद वह अपनी गाड़ी में बैठ गई, कहते हुए कि वह उम्मीद करती है कि परीक्षा के दिन राजधानी में उनसे मुलाकात होगी और तब तक वह किताब अच्छी तरह पढ़ें। इस दौरान रोनिन को एहसास हुआ कि उसकी कमजोर काया को दोनों प्रशिक्षण और पढ़ाई की आवश्यकता है। हालांकि भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा था, फिर भी यह खराब अनुभव नहीं था। घर लौटने के बाद जीवन मुख्य रूप से वैसा ही बना रहा, पर धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा था, जैसे कि उरियल के साथ इतनी ज्यादा कैलोरी वाला खाना खाना कि पेट फूल जाए, गांव के बाहर राक्षसों का शिकार करना और अपनी सहन शक्ति और अनुकूलन क्षमता बढ़ाने के लिए मेहनत करना। जंगल के बीच रोनिन का लक्ष्य था कि जब तक गांव के पास कोई भी राक्षस न बचे, वह काम बंद न करे। शिकार के अलावा वह कड़ी मेहनत से पढ़ाई भी कर रहा था, जिसे भूतपूर्व सैनिक के लिए असंभव समझा जाता। हालांकि रोनिन ने उत्तर की सभ्यता की याद रखने को अनावश्यक समझा, यद्यपि उसने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। 1 महीने बाद वे आखिरकार वालोन पहुंचे, राजधानी शहर, जिसकी मध्य में साम्राज्य की प्रमुख शैक्षणिक संस्था व्हाइट टॉवर का छोटा शहर स्थित था। एसेल विशाल फिलियन अकादमी को देखकर चौंक गई, जो स्वयं में एक उत्कृष्ट कृति थी। रोनिन ने उसे सड़कों पर भटकते हुए डांटा जैसे कोई गांव का लड़का हो, और चेतावनी दी कि वे परीक्षा के लिए देर हो सकते हैं। उसने माफी मांगी, लेकिन उसके पिछले महीने में बड़े होने की बात सुनकर उसे सिर पर थप्पड़ मिला और अंदर जाने का आदेश मिला। अंदर चलते हुए रोनिन सोचता है कि वह संभवतः प्रसिद्ध ग्रांसा परिवार के वंशज तलवार सेनानी श्रिलीफेन से मिल सकता है। वह जीनियस, साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली और लगभग उसी उम्र का है, लेकिन उसे ज्यादा परवाह नहीं है। तभी एसेल ने पूछा कि क्या उसके पास ड्रीम बर्ड का पंख है जो उन्हें उसके मालिक वॉरेन तक ले जाएगा। प्रिंस चार्म ने पंख पैक किया था, जो परीक्षा के बाद उसके मालिक से मिलने के लिए था, लेकिन अचानक वह सबसे ऊपर की मंजिल की ओर इशारा करता है, जिससे वे स्तब्ध रह गए। इस दौरान वॉरेन शिकायत करता है कि वह प्रोफेसर बनने के लिए उपयुक्त नहीं है और सोचता है कि क्या उसे शोध में वापस जाना चाहिए। वह ब्लूई से पूछता है कि क्या वह उसका उत्साह बढ़ा रही है, जो हां में जवाब देती है। इसलिए फिलियन की जूलॉजी प्रोफेसर वॉरेन फनाशिर, जो एक वेयरवुल्फ भी है, अपने हीरो का आरण चुकाने के लिए दृढ़ है, जिसने उसे एक बार बचाया था। वॉरेन खिड़की खोलता है ताकि हवा आ सके, डरता है कि उनके हीरो के आने से उन्हें परेशानी हो सकती है। वह करते हुए एक डरावना आदमी दरवाजा बिना खटखटाए खोलने पर हंसता है, जिससे दोनों हक्का बक्का रह जाते हैं। रोनिन तुरंत ब्लूई को पहचान लेता है, जो कभी इंसान था। वॉरेन की चिल्लाहट ऊपर की मंजिल से गूंजती है और बड़ा आदमी नहीं बता पा रहा है कि अजीब आदमी कौन है या उसने कैसे प्रवेश किया। रोनिन एसेल के साथ खिड़की के जरिए अंदर आता है, चिल्लाहट से चौंकता हुआ, और लगभग बहरा हो जाता है। वॉरेन मानता है कि वह आदमी मोरपेच के पीछे है, पर प्रिंस चार्म ब्लूई का पंख दिखाता है, जिससे पहचान होती है। बड़ा आदमी अनिच्छा से पूछता है कि क्या वे हीरो हैं। वॉरेन हीरो के सामने अनुचित व्यवहार करने के लिए खुद को दोषी मानता है और रोनिन से माफी मांगता है। प्रिंस चार्म उसे आश्वस्त करता है कि सब ठीक है, पर फिर पूछता है कि वह यह बात बार बार क्यों उठा रहा है। वह कहता है कि वॉरेन पूरी तरह दोषी नहीं है, क्योंकि वह खिड़की से चढ़ गया था। एसेल स्वीकार करती है
कि उसने टेलीकिनेसिस का इस्तेमाल किया क्योंकि सीढ़ियां मुंहफट लग रही थीं। अचानक रोनिन उसे शांत रहने को कहता है। फिर वह वॉरेन की ओर मुड़ता है और स्वीकार करता है कि उसने सोचा नहीं था कि चीजें इस तरह से होंगी। प्रिंस चार्म की अपेक्षा से बहुत दूर वॉरेन एक वेयरलायन है जो एक दुर्लभ वेयर ह्यूमन है। साथ ही वह एक पक्षी का मालिक और फिलियन में प्रोफेसर भी है। वॉरेन खुद भी आश्चर्यचकित है कि उनके हीरो प्रवेश परीक्षार्थी हैं। परीक्षा आज है। अगर उसे पता होता कि वे आ रहे हैं तो हो सकता है वह सिफारिश पत्र तैयार कर देता। वह उम्मीद नहीं करता, पर कहता है कि अगर रोनिन फेल हो जाता है तो वह सिफारिश जरूर लिखेगा। प्रिंस चार्म फिलहाल वॉरेन की सिफारिश की चिंता नहीं करता। उसका ध्यान उस चीज पर है जो उस दिन ब्लूई ने उसके हाथ में दी थी। पहले वॉरेन नहीं समझ पाता कि मार्पेज ने उसे दी, लेकिन नजदीक से देखने पर वह पुष्टि करता है कि वह ड्रीम बर्ड का अंडा है। वॉरेन को विश्वास नहीं होता कि जो वह देख रहा है वह सच है। तो रोनिन पूछता है कि क्या यह अजीब बात है कि पक्षी अंडा देता है। ड्रीम बर्ड का अंडा वॉरेन को चौंका देता है, लेकिन जो उसे और भी चिंतित करता है वह यह है कि उसे पता नहीं कि इससे क्या निकलेगा। रोनिन बेसिक बात करता है कि जो चीज ने इसे दिया वह पक्षी है, इसलिए जो निकलेगा वह भी पक्षी होना चाहिए। वॉरेन समझाता है कि ड्रीम बर्ड का अंडा अलग होता है। यह ड्रीम बर्ड अनोखा मना अवशोषित करता है और अपने वातावरण के अनुसार अंडा देता है। अगर वह लावा से भरे क्षेत्र में होगा तो उसमें आग से लिपटा हुआ फीनिक्स निकलेगा, या यदि वह राक्षस के घोंसले में होगा तो राक्षस निकलेगा। कई मामलों में अंडा पक्षी के रूप में ही नहीं होता, जिससे इसका परिणाम अकल्पनीय हो जाता है। अपनी विशेषज्ञता के कारण वॉरेन मानता है कि वह अंडे से निकलने वाली जीव की प्रकृति का अनुमान मना की प्रकृति का विश्लेषण करके लगा सकता है। वह बहुत सारे अव्यवस्थित मना को महसूस करता है, जैसे पूरी तरह पिघल रही धातु। फिर भी वह निश्चित नहीं है कि क्या निकलेगा। रोनिन ने देखा कि वॉरेन उस एक साधारण अंडे को कितना महत्व देता है, तो उसने ब्लूई से पूछा कि उसने अंडा देने से पहले कहां भटक रहा था। उसने कहा कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा शर्मीला पक्षी नहीं देखा। वॉरेन ने प्रिंस चार्म से अनुरोध किया कि वह अंडे का ख्याल रखे, क्योंकि ड्रीम बर्ड अपने जीवन काल में केवल एक अंडा देता है। यह बात कि मार्पेज ने यह सब हीरो के सामने किया, यह सूचित करती है कि उसने कुछ विशेष महसूस किया।